वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के इस लेक्चर सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में जो है वो पढ़ा था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। हमने जाना था कि कैसे श्रीगुप्त के साथ गुप्ता एम्पायर की स्थापना की गई थी और गुप्ता एम्पायर जो है उसका अंत विष्णुगुप्त के शासनकाल के साथ किया गया था। इसके अलावा हमने देखा था कि कैसे समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे महान महान राजा जो हैं वो गुप्ता डायनेस्टी में हुआ करते थे। इस वीडियो में जो है वो हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में और जानेंगे कि कैसे जब गुप्ता डायनेस्टी अपने डिक्लाइनेशन की ओर बढ़ रही थी उस वक्त भारत में जो है विभिन्न विभिन्न भागों में, जैसे उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, में कैसे अलग अलग विभिन्न विभिन्न राजवंशों का उदय हो रहा था और वो अपने राज्य को एक के बाद एक समृद्धि की ओर बढ़ाए जा रहे थे। इस वीडियो की लेक्चर की जो पीडीएफ है वो अगर आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो वो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके अलावा अगर आपने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप जाके उनको देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और साथ ही लास्ट वीडियो का लिंक जो है वो हमने आई बटन में भी डलवा दिया है, तो आप वहाँ से भी जो है उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को, जो कि है हिस्ट्री लेक्चर 12 पोस्ट गुप्ता पीरियड। देखिए, जब गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइनेशन की ओर बढ़ चुकी थी या जिसका अंत होने लगा था, तब जो है भारत में एक महान राजा हर्षवर्धन का उदय होता है। हर्षवर्धन का जन्म जो है वो 590 एडी में हुआ था और इनके पिता जो है वो प्रभाकरन थे, जो कि वर्धान वंश के राजा थे। और स्थानेश्वर जो है वो इनकी जन्मभूमि थी। स्थानेश्वर जो है वो वर्तमान में हरियाणा के थानेसर में स्थित है। हर्षवर्धन का जन्म वहीं पर हुआ था। हर्षवर्धन जो है वो पुष्य भूति डायनेस्टी से बिलोंग्स करते थे। और ये जो है एक जन्म से तो ऐसे हर्षवर्धन हिंदू परिवार में पैदा हुए थे और वो हिंदू थे, लेकिन आगे चल के इन्होंने अपने जीवन के मध्य चरण में महायान बुद्धिज्म को अपना लिया था। हर्षवर्धन का विवाह जो है वो दुर्गावती से हुआ था और इनकी एक पुत्री और दो पुत्र थे। हर्षवर्धन की पुत्री जो है उसका विवाह इन्होंने वल्लभ के किंग यानी कि वल्लभ के राजा से करवाया था। और इनके जो दोनों पुत्र थे उनकी हत्या इनके मंत्रियों द्वारा कर दी गई थी। इनके शासनकाल में जो है आर्म रिबेलियन हो गया था और जिसके तहत जो है इनके मंत्रियों ने इनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी थी। इसके अलावा देखिए, ये जो मैप है, ये इस मैप में आप लोग देख सकते हैं, ये है गुप्ता डायनेस्टी के शासनकाल के बाद का पूरा जो है वो मैप। ये जो जितना डार्क येलो आपको दिख रहा है पोर्शन, ये पूरा हर्षवर्धन का था। हर्षवर्धन ने ये सारे जो क्षेत्र थे उसको अपने अधीन मिला दिया था। वो जो नहीं मिला पाया था वो क्षेत्र थे पश्चिम में गुज्जर, दक्षिण में चालुक्य। चालुक्य उस वक्त एक काफ़ी बड़ी डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका उदय काफ़ी तीव्रता से हो रहा था। इसके अलावा कलिंगा, जिसको हम आज उड़ीसा के नाम से जानते हैं, चोला, ये सब जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल के समय कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण वंश हुआ करते थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि हर्षवर्धन के समय दक्षिण में किस राजवंश का शासन था, तो आपको चालुक्य आंसर में लगाना होगा। देखिए, इसके बाद देखते हैं, हर्षवर्धन जो है वो पहला राजा था जिसने अपनी राजधानी को जो है वो कन्नौज शिफ्ट किया था। इसके अलावा हर्षवर्धन ने वल्लभी किंग को युद्ध में हराया था और गुजरात को जो है अपने अधीन मिला दिया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही एक काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति ह्वेन सांग जो है ये भारत में आता है। ह्वेन सांग जो है वो एक चीनी ट्रैवलर था और वो चाइना से भारत बौद्ध धर्म में के ऊपर रिसर्च करने और बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए आया था। इसके अलावा जो है हर्षवर्धन जो है वो खुद भी एक महाकवि थे। उनकी रचनाएं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और काफ़ी अच्छी कविताएं मानी जाती हैं। उन्होंने जो है ये तीनों रचनाएं संस्कृत भाषा में की थी। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे, तो एग्जाम में आपको करना है हर्षवर्धन। इसके साथ ही देखिए, हर्षवर्धन की जो है बायोग्राफी वो बानभट्ट द्वारा लिखी गई थी। बानभट्ट द्वारा जो इनकी बायोग्राफी लिखी गई थी उसका नाम जो है वो हर्षचरित रखा गया था। और बानभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे या फिर राजकीय कवि थे। हर्षवर्धन जो है इन्होंने काफी उदारता पूर्वक नालंदा विश्वविद्यालय को
बनाने में या उसको रेनोवेट करवाने में अपना काफ़ी योगदान दिया था। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा कराई जाती थी। बौद्ध धर्म के जो मॉन्क्स हुआ करते थे, अनुयायी हुआ करते थे, वो वहाँ पे प्रोफेसर थे। और हर्षवर्धन को भी जो है बौद्ध धर्म से काफ़ी लगाव हो गया था जब से इन्होंने महायान बुद्धिज्म जो है समाज को से जुड़े थे। उसके बाद से बौद्ध धर्म में हर्षवर्धन की भी रुचि काफ़ी थी। इसीलिए जो है हर्षवर्धन नालंदा यूनिवर्सिटी को काफ़ी दान दिया करते थे। और उसके रिनोवेशन, उसकी साज सज्जा, उसको कैसे और डेवलप किया जाए, इस पे हर्षवर्धन का विशेष ध्यान था। हर्षवर्धन जो थे वो भारत के अंतिम ऐसे हिंदू राजा थे जो प्रभावशाली हिंदू राजा, बोलने में ज़्यादा ये सटीक शब्द होगा, प्रभावशाली हिंदू राजा थे जो कि मुस्लिम इन्वेजन से पहले भारत के अंतिम राजा थे। इसके बाद जो है वो भारत में मुस्लिम इन्वेजन होने शुरू हो गए थे। सबसे पहले देखिए जो मुस्लिम है, मोहम्मद बिन कासिम 700 एडी में जो है भारत में आता है। लेकिन वो जो आता है तो वो शासन करने की दृष्टिकोण से नहीं आता है। वो एक लुटेरा हुआ करता था अफगान का। तो वो आता है भारत में, लूटपाट करता है और चला जाता है। मेन जो है महत्वपूर्ण, वो है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जब भारत में आता है तो उसके बाद से ही 1200 एडी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना होती है, जो आगे दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना गया और दिल्ली सल्तनत के नाम से ही आगे बढ़ा। तो उसको जब हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में तब हम सबको कवर करेंगे। अभी हम अपने करेंट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। और देखिए हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन थे गजब के राजा। उनके राज्य में मतलब सुख समृद्धि एकदम अपार थी। लोगों को किसी प्रकार का दुख नहीं था। पढ़ाई लिखाई नालंदा यूनिवर्सिटी को भर भर कर जो योगदान की धनराशि दिया करते थे, चंदा दिया करते थे, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और लेकिन साथ ही देखिए जब कोई भी राज्य समृद्धि में बढ़ता है, राजा उसका दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है, तो उसकी गद्दी पर नजरें भी काफी लोग गड़ाए बैठते हैं। इसी प्रकार एक थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश के राजा थे, जो कि बदामी के चालुक्यास से के वंश से ताल्लुकात रखते थे। उनकी जो राजधानी थी वो बदामी थी, ये याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो दक्षिण के राजा थे जिनकी राजधानी बदामी थी और इनका संबंध जो है चालुक्य वंश से था। और इनका शासनकाल जो है वो 610 से 642 एडी तक था। एडी का मतलब एना डोमिनी। आपको ये सब साथ ही साथ रिवाइज भी करते रहना ताकि आपको याद रहेगा। इसके अलावा जो है देखिए पुलकेशिन द्वितीय का जो बचपन का नाम था वो था एरिया। एरिया जो है इनके बचपन का नाम था और इनके पिता जो थे वो थे कीर्तिवर्मन प्रथम। इसके साथ ही पुलकेशिन द्वितीय जो है ये भी काफी पराक्रमी राजा थे और अपने शासनकाल और जीवन काल में इन्होंने भी अनगिनत युद्धें लड़ी हैं और अनगिनत युद्धें जीती हैं। यहाँ तक कि हर्षवर्धन, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन भर में एक भी लड़ाई नहीं हारी थी, उनको सबसे पहली बार हार का मुंह पुलकेशिन द्वितीय ने ही दिखाया था। हर्षवर्धन ने अपने जीवन काल में एक ही लड़ाई हारी थी जो पुलकेशिन द्वितीय के साथ उन्होंने लड़ी थी। बस उन्होंने वही एक लड़ाई में जो है उनकी डिफीट हुई थी। तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे गजब के वार जनरल थे। लड़ाई में इनकी कुशलता जो थी काफी प्रशंसनीय थी। इन्होंने जो है कोसला, कलिंगा और लगभग साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न के जितने भी वंश थे, जितने भी एरियाज थे, सबको जीत लिया था। कोसला कलिंगा के अलावा महेंद्र वर्मन प्रथम भी इनके द्वारा हरा लिए गए थे और उनके भी राज्य पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। इनका जो मैप है वो देखिएगा आप। देखिए ये है पुलकेशिन द्वितीय का मैप। पहले जो है वो ये छोटा सा हुआ करता था चालुक्य वंश, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय जब सत्ता में आते हैं तो वो इधर 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 सब जीत जाते हैं और यहाँ तक कि हर्षवर्धन के भी कुछ शासन की जो उनकी टेरिटरी थी उन पर भी इन्होंने जो है अधिकार कर लिया था। देखिए जब पुलकेशिन द्वितीय सत्ता में आते हैं उसी वक्त जो है हर्षवर्धन जो है उत्तर में उनका शासन चल रहा था। पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण के राजा थे और हर्षवर्धन जो है उत्तर के राजा थे, जो पुलकेशिन द्वितीय के मेजर राइवल थे। पुलकेशिन द्वितीय को पता था एक ही राजा है जो उनको हरा सकता है, वो थे हर्षवर्धन। तो जब दो लोग टकराते हैं, दो ताकतवर लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो युद्ध तो होना ही था। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो है वो नर्मदा नदी के तट पर एक भयंकर भयावह जो है युद्ध देखने को मिला था। इस युद्ध के जो है डिसीजन के बारे में जो है इसके रिजल्ट्स जो है वो अभी तक विवादित है।
कुछ लोग कहते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो जीत गए थे और हर्षवर्धन को पहली बार हार का मुंह दिखाया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि इस युद्ध का जो परिणाम है वो ड्रॉ हो गया था। मतलब कोई हारा या कोई जीता नहीं था और इन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। और उसमें लिखा गया था कि नर्मदा नदी जो है, उसमें देखिए इस जगह पे नर्मदा नदी थी जो आज का मध्य प्रदेश वाला भाग हुआ करता है। उसमें जो है नर्मदा नदी के उत्तर की ओर का जो भाग होगा, नॉर्थ वाला, वो हर्षवर्धन उस पर राज करेंगे और उसके नीचे जो दक्षिण का जो भी इलाका है, साउथ का जो भी एरिया है, उसके राजा पुलकेशिन द्वितीय होंगे। साथ ही ये भी हमें जानकारी मिली है, इतिहासकारों द्वारा ये भी बताया गया है कि इस युद्ध में जो है हर्षवर्धन को अपनी सेना का एक बहुत ही बड़ा भाग जो है गंवाना पड़ा था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। मेजर जो हर्षवर्धन को जो लॉसेस हुए थे उसमें जो उनके वॉर एलिफेंट्स हुआ करते थे, उसकी उनको एक काफ़ी बड़ी क्षति हुई थी। जो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच की युद्ध है, उसका जो वर्णन है वो हमें एहोल इंस्क्रिप्शन द्वारा में देखने को मिलता है। एहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और इसको जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही बनवाया गया था और उनके जो कोर्ट पोएट थे उन्होंने उन इसकी रचना की थी। इसके अलावा जो है दोनों के बीच के युद्ध का जो वर्णन है वो हमें ह्वेन सांग के लिखे गए जो पुस्तक थी इंडिया के ऊपर, उसमें भी देखने को मिलते हैं। देखिए, जो पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच की जो युद्ध हुई थी उसमें जो है उसके जो मेजर की फैक्टर्स निकल कर सामने आया तो वो यही था कि नर्मदा को साउदर्न बॉर्डर के रूप में चिन्हित कर दिया गया था हर्षवर्धन का। साथ ही पुलकेशिन द्वितीय इसके बाद जो है वो परमेश्वर, पृथ्वी वल्लभ और सत्य श्रेय की उपाधि धारण कर लेते हैं। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय जो है दक्षिण पथेश्वर का भी जो है उपाधि अपने आप को दे देते हैं और सेम टाइम उसी समय पर एक साथ हर्षवर्धन जो है वो अपने आप को उत्तर पथेश्वर की उपाधि दे देते हैं। तो देखिए ये दक्षिण में रह गए थे पुलकेशिन, इसलिए इन्होंने दे दिया दक्षिण पथेश्वर, और हर्षवर्धन क्योंकि उत्तर के राजा थे तो उन्होंने उत्तर पथेश्वर अपने आप को कह दिया था। देखिए पुलकेशिन दो जो है वो साउथ इंडिया का पहला राजा था जिसने अपने शासनकाल में सोने के सिक्के जारी करवाए गए थे। और 642 ईस्वी में, 642 एना डोमिनी एडी में पुलकेशिन द्वितीय का जो है पल्लव के एक राजा नरसिम्हवर्मन द्वारा कांची में हत्या कर दी जाती है। और इसके साथ ही पुलकेशिन द्वितीय का जो गद्दी पर जो उनके वंश का शासन था वो समाप्त हो जाता है और पल्लव का शासन जो है वो प्रारंभ होता है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने बातें की हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। हमने देखा कि कैसे जब गुप्ता डायनेस्टी खत्म हुई थी तो उसके बाद भारत में हर्षवर्धन और जो है पुलकेशिन द्वितीय दो राजा का उदय होता है और उस वक्त जो है हर्षवर्धन काफ़ी बड़े राजा होते हैं। और साथ ही साथ पुलकेशिन द्वितीय और उनके बीच के हमने युद्ध के बारे में पढ़ा और ये भी जाना कि पुलकेशिन द्वितीय कैसे उस युद्ध में जीत जाते हैं, या फिर ऐसा माना जाता है कि वो जीत गए थे लेकिन अभी तक साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। और अब जो है हमारे एंशियंट हिस्ट्री जो है वो लगभग ख़त्म होने को आई है और अभी जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, ए होल इंस्क्रिप्शन वाज क्रिएटेड इन द कोर्ट ऑफ। ए होल इंस्क्रिप्शन जो है किसके राज्य दरबार में लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। देखिए पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, ये दोनों अलग अलग राजा थे, इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना है। हर्षवर्धन जो थे वर्धन डायनेस्टी के राजा, हर्षवर्धन गजब के राजा थे। साथ ही अगला प्रश्न हम देखते हैं, ए होल इंस्क्रिप्शन वाज रिटन बाय होम। ए होल इंस्क्रिप्शन जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए रवि कृति, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन सी हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रवि कीर्ति। ए होल इंस्क्रिप्शन जो है वो रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई थी। साथ ही रवि कीर्ति जो है वो पुलकेशिन के जो है कोर्ट पोएट थे। और ये जो बाणभट्ट आपको दिख रहा होगा,
ऑप्शन नंबर सी में ये बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन सेकंड वाज किल्ड बाय हुम। पुलकेशिन सेकंड की हत्या या पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन या ऑप्शन डी खारवेल। तो पुलकेशिन द्वितीय की जो हत्या है वो ऑप्शन ए जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा की गई थी। इसके अलावा हर्षवर्धन से पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई जो है वो नर्मदा नदी के तट पर हुई थी। महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और खारवेल जो है वो कलिंगा के राजा हुआ करते थे, सम्राट अशोक के समकालीन थे ये। अगला प्रश्न है, हुएन सांग केम टू इंडिया इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन ही वाज फ्रॉम। हुएन सांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था, वो कहाँ का निवासी था या फिर वो कहाँ से आया था? ऑप्शन से ए चाइना, बी साउथ अफ्रीका, सी ग्रीस या डी फ्रांस। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए चाइना। अगला प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ चालुक्यवास। द कैपिटल ऑफ चालुक्यास वास, चालुक्यास की जो राजधानी थी वो क्या थी? ऑप्शन ए बादामी, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी मथुरा या ऑप्शन डी हिसार। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है ऑप्शन ए बादामी। जो चालुक्य राजा थे उनकी जो इनिशियल कैपिटल या राजधानी थी वो बादामी थी। अब देखिए ये जो कन्नौज है ये यूपी में अभी स्थित है और ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी खतरनाक स्थान हुआ करती थी उस वक्त में। इसके बारे में हम जो अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब हम ट्राई पार्टीज स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कैसे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट ये तीनों जो है इस कन्नौज के लिए एक दूसरे से युद्ध करते हैं और काफ़ी भयंकर युद्ध होता है, जिसके बाद जो है कन्नौज पर इन तीनों में से किसी एक का शासन स्थापित हो जाता है। ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र वास रिटन बाय। हर्ष चरिता किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है कीर्तिवर्मन या ऑप्शन डी महेंद्र वर्मन। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है वो हर्ष चरित्र के रचनाकार हैं और साथ ही वो ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट भी थे। इसके अलावा कीर्तिवर्मन जो है ये पुलकेशिन द्वितीय के कोर्ट पोएट थे। हर्षवर्धन तो राजा थे हम लोग जानते हैं। महेंद्र वर्मन जो थे इनको कीर्तिवर्मन द्वारा युद्ध में पराजित किया गया था। सॉरी, कीर्तिवर्मन नहीं, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा युद्ध में पराजित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रभाकरण वाज द फादर ऑफ। प्रभाकरण जो थे वो किसके पिता थे? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है पुलकेशिन, ऑप्शन सी है महेंद्र वर्मन या ऑप्शन डी कीर्तिवर्मन। तो प्रभाकरण जो है वो थे हर्षवर्धन के पिता। इसके अलावा पुलकेशिन चालुक्य वंश के राजा, महेंद्र वर्मन जिनको पुलकेशिन ने हराया, कीर्तिवर्मन पुलकेशिन के कोर्ट पोएट। अगला प्रश्न है, रत्नावली वाज रिटन बाय। रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए प्रभाकरण, बी हर्षवर्धन, सी कीर्तिवर्मन या डी बाणभट्ट। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा वो है बी हर्षवर्धन। इसके अलावा जो है हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका और नागनंदा की भी रचना की थी। ये दोनों जो हैं महाकाव्य हैं जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसके ऑप्शन है ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी विष्णुगुप्त या डी हर्षवर्धन। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए कुमारगुप्त। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर कराया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा जो है चंद्रगुप्त, इतिहास में जो है भारत के इतिहास में 3 चंद्रगुप्त हुए हैं। एक चंद्रगुप्त मौर्य जिनको चाणक्य ने मगध के सिंहासन पर बैठाया था और गजब के राजा थे। दूसरे चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्ता वंश के राजा थे। तीसरे चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य जो कि गुप्ता वंश के ही राजा थे लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के पौत्र थे। इसके अलावा विष्णुगुप्त जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के अंतिम राजा थे। और हर्षवर्धन जो हैं उनके बारे में तो हमने अभी पढ़ ही लिया। हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन वेर फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हर्षवर्धन और पुलकेशिन जो हैं वो किस नदी के तट पर उन्होंने युद्ध किया था? ऑप्शन ए रावी, बी परुसनी, सी चिनाब या डी नर्मदा। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा डी नर्मदा।
इसके अलावा रावी जो है ये प्राचीन भारत की एक नदी है जिसका कि वैदिक एज में नाम परुस्नी हुआ करता था। परुस्नी रावी का ही पुराना नाम है। इसके अलावा चेनाब जो है, चेनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में कैसे विभिन्न विभिन्न वंशों के बीच में सत्ता को लेकर के युद्ध हुए, स्ट्रगल्स चले, और हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बारे में हमने डिटेल में कवर किया। इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्राई पार्टी स्ट्रगल के बारे में। हम देखेंगे कैसे तीन वंशों के बीच में कन्नौज के लिए जो है भयंकर युद्ध होता है और काफी सालों तक ये युद्ध चलता है जिसका परिणाम अत्यंत भयानक होता है। इसके अलावा हमने जो अब तक हिस्ट्री में पढ़ लिया है, आइए लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन व्हाट एवर वी हैड अर्लियर लर्न। तो देखिए सबसे पहले जो है 2500 बीसी सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ। 1750 बीसी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, किसी को नहीं पता, इतिहास में इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर 1500 बीसी ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ऋग्वेद की रचना हुई। महर्षि वेदव्यास द्वारा कई ज्ञान दिए गए, वेदों को दिए गए। समाज में जो है आर्यंस जो है भारत में आए। आर्यंस ने खेती करनी शुरू की, मवेशियों का आदि पशुपालन के सिद्धांत दिए, या फिर उस पर जीवन यापन कैसे किया जाए वो किए। गांवों की सभ्यता कहा गया, इस काल को गांवों की सभ्यता कहा गया। ऋग्वेदिक 15,000 से चली 1,000 बीसी तक। 1,000 बीसी में ऋग्वेदिक खत्म होकर लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड LVP की शुरुआत होती है। लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि ऋग्वैदिक में जो समाज में सुनीतियां चलती थीं वो सारी कुनीतियों ने उनकी जगह ले ली। समाज में जो है वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जातिवाद हो गया, वंशानुगत राजनीति हो गई, राजा का बेटा राजा, ये पद्धति चलने लगी। लोग को कामों के बजाय लोगों के वंशों पर अधिक ध्यान मिलने लगा। महत्वता जो थी वो वंश की ओर जाने लगी। उसके बाद 1000 से 600 बीसी तक चली ये काल, जिसको हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के बारे में भी जानते हैं। इसमें आर्यंस जो है उत्तर की ओर से पूर्व की ओर भी आकर बस गए थे। अब लेटर वैदिक पीरियड के बाद जो होता है 600 बीसी के बाद जो 200 वर्ष का समय था, इसको बोला जाता है कालांतर का काल या फिर एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हमने देखा था एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में कैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय होता है। बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया जाता है गौतम बुद्धा द्वारा। जैनिज्म के जो रियल फाउंडर जो थे क्यों महावीर स्वामी को बोला जाता है। ये सारी चीज़ें हमने उन दोनों के बारे में कवर की थी। उसके बाद हमने देखा कि मगध एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा, देखा कैसे कई महान वंश मगध के सिंहासन पर बैठते हैं और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद सम्राट अशोक के बारे में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कैसे सम्राट अशोक ने आधे से ज़्यादा भाग एशिया के जो भाग था या फिर बोला जाए तो ईरान तक अपने राज्य की सीमाएं विस्तार की थी। लेकिन एक युद्ध में, कलिंग के युद्ध में, उन्होंने जब उनको ज्ञान होता है कि युद्ध से केवल अशांति मिलती है, शांति नहीं, शस्त्र त्याग कर दिया था। और फिर कभी युद्ध तो दूर की बात, उन्होंने शस्त्र भी नहीं उठाए और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमने पढ़ा गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। गुप्ता डायनेस्टी पढ़ने के बाद में जो है इस वीडियो में हमने देखा कैसे हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में लड़ाई हुई थी और अंत में दोनों ने ट्रीटी साइन की और उत्तर का भाग हर्षवर्धन का और दक्षिण का भाग पुलकेशिन का हो गया था। तो अब तक जो है हम लोग लगभग 2500 बीसी से शुरू करके 600 AD तक आ चुके हैं। लगभग 3-3,500 साल का इतिहास जो है हमने कवर कर लिया है। इसके बाद अगली लेक्चर में हम लोग ट्राई पार्टी स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है जो कि 700 AD के आसपास हुई थी, हमारा जो है एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग शुरू करेंगे मिडिएवल हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको जो है हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो हमारा ये है। इसके अलावा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम AV स्टडीज। थैंक यू।